दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में भी 1 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन कब्जा करने वालों की भी अब इस बार खैर नहीं। समाज सुधार यात्रा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने शुरू की है एक और नई यात्रा। बिहार में होली पर पसीना छुड़ा देगी गर्मी, तोड़ेगी 10 सालों का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव और आजम खान का बड़ा फैसला, विधायक पद से दे सकते हैं इस्तीफा। होली से पहले जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी। सीवान के बाद गोपालगंज में भी जहरीली शराब से 3 की मौत। बिहार में अब मोबाइल से ऑन ऑफ होंगे सरकारी नलकूप, अधिकारियों को बैठे बैठे मिलेगी सारी जानकारियां। पूर्णिया से भी जल्द उड़ेगी विमान, पटना हाईकोर्ट ने दूर कर दी है सबसे बड़ी बाधा। नई तकनीक से बिहार में बाढ़ की तबाही रोकने की तैयारी, मंत्री संजय झा बोले जल्द होगी समस्या दूर। 12वीं पास के लिए पटना हाईकोर्ट में कई पदों के लिए बम्पर वैकेंसी, 80,000 होगी सैलरी। अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसको लेकर के बिहार के सभी जिलों में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। खबर के अनुसार जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी जिलों को बुलडोजर खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है कि सरकार बिहार के सभी जिलों में सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराएगी। इसको लेकर के विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, नालंदा, सुपौल, मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों में 107 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। बीपीएससी ने टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पदों पर भर्ती को लेकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात करें तो इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा होनी चाहिए। आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in/advt/। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। जहां चुनाव के चलते बहुत से जरूरी काम अटके हुए थे, जहां वहीं अब किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को होली के बाद तोहफे देने की उम्मीद है। जहां होली के बाद सरकार पीएम किसान योजना के तहत 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। आपको बता दूं कि 11वीं किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा करने पर ही मिलेगा। जहां पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू की गई है। अगर आप अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो फिर 31 मार्च तक इसे जरूर कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदात को अंजाम देकर के पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे किसी को भी गोली मार करके आराम से निकल जाते हैं। ताजा मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां अपराधियों ने एक मुखिया को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल मुखिया जी को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के बासुकी बिहारी उत्तरी बिहारी के मुखिया विजय शाह शुक्रवार को करीब 2 बजे दिन में परसा गांव में स्थित अपने ईंट भट्टा पर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बिहारी और परसा के बीच बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने मुखिया पर गोली चला दी। गोली मुखिया के कमर में लगते हुए निकल गई, जिससे वे घायल होकर खेत में गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को भारी सफलता मिली है। 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केवल एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच बिहार सरकार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को भी सफलता मिली है। जब मणिपुर में हुए चुनाव में पार्टी के 6 उम्मीदवार विजय हुए हैं, जिन्हें मतों की गणना होने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दिया था। आज पार्टी के सभी विजय विधायक पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शॉल और प्रतीक
के चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मणिपुर जदयू के प्रदेश सोचुमो लोथा मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मोबाइल से भी ऑनलाइन म्यूटेशन होगा। जमीन मापी करने के लिए अब विदेश से भी आवेदन दिया जा सकता है। वहीं आवेदन खारिज करने पर सीईओ को जवाब देना होगा, जबकि अब किसी को भी अंचल में जमीन का नक्शा फ्री में मिलेगा। मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के 69,49,309 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 59,86,192 मामले का निष्पादन किया गया है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य संपन्न हो चुका है। अब जमीन का नक्शा अंचलों में फ्री में मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर अब बुलडोजर चलेगा। 10-10 लाख रुपए हर जिले के लिए स्वीकृत किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी बिहार बोर्ड आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए छात्रों को 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि दी जाती है। साल 2021 में प्रथम श्रेणी में पास हुई छात्रों के खाते में डीपीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी शेयर की है। आपको बता दूं कि साल 2022 के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी 2022 तक किया गया था। अब इसके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित कोटि की छात्राएं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। साल 2022 के लिए आवेदन मैट्रिक रिजल्ट के बाद जल्द शुरू किए जाने की संभावना है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट edudbt.abih.nic.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद संबंधित योजना और वर्ष के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है। इस बीच गाजियाबाद से हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में आयुष अपने साथियों के साथ कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहां खड़े लोग मोबाइल से उनका वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। जहां आयुष ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतार ले, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुस करके लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। जानकारी के अनुसार मामले में उनके खिलाफ मुरादनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। जब मामला गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मुरादनगर में हिंदू युवा वाहिनी ने जुलूस निकाला था। जहां आयुष ने दिल्ली मेरठ मार्ग पर बस स्टैंड के पास हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पर लोगों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। आयुष का बयान वायरल होने को लेकर के पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी विवादित बयान सामने आया है। जहां उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में मांस की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, दूध घी खाओ और दंड बैठक मारो। दोस्तों बात करते हैं कि एक मां के लिए वह पल बेहद ही दर्दनाक होता है जब उसके बेटे की मौत की खबर सामने आती है। लेकिन भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में इससे भी दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपनी मां की आंखों के सामने ही खुद के सिर में गोली मार दी। इस आत्महत्या का जो कारण सामने आया है वह बेहद ही दर्द भरा है। बेटे ने इसीलिए अपनी जान दे दी क्योंकि वह कर्ज से बुरी तरीके से डूब चुका था, जिसका प्रभाव परिवार पर पड़ने लगा था। इससे निजात पाने के लिए उसने अपनी जान देने का रास्ता चुना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गांव का काया पलट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। जब केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण विकास के लिए बड़ी धनराशि जारी करने की योजना की है। इससे बिहार के गांव की कई समस्याओं का न सिर्फ निराकरण होगा बल्कि बिहार के गांव में मूलभूत विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं साकार होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2,221 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके जरिए पेयजल आपूर्ति और शौचालय निर्माण पर जोर है। बिहार को 1,112 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 473 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 634 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये अनुदान सहायता साल 2021-22 में बिहार राज्य को सशर्त अनुदान और कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्य को बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त है। 5वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित सशस्त्र अनुदान 2 महत्वपूर्ण सेवाएं अर्थात स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त दर्जा को बनाए रखने और फिर पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन एवं जल पुनर्चक को बेहतर बनाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किया जाता है। 15 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को बिना शर्त अनुदान जारी किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जहां गांव में इन मौतों से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां ये मौत सड़क हादसे में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना बिहार के पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र के कोरठबाड़ी में उस समय कोहराम मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी मिली, सभी हैरान रह गए। बताया जाता है कि सभी अपनी पारिवारिक जमीन को देखने के लिए कार से डुमर गए थे। उसके बाद वापस पूर्णिया लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और यह घटना घटी। कार चालक परिवार के ही सदस्य थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना और दरभंगा के बाद अब सीमांचल इलाके में एक और हवाई अड्डा जल्द ही ऑपरेशनल होने जा रहा है। जब पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के इस पूरे इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी है। जब पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया में हवाई अड्डे को ऑपरेशनल बनाने की दिशा में आ रही बाधाओं को दूर कर दिया है। जब पिछले कई साल से पूर्णिया एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के जो आपत्ति उठाई जा रही थी वह दूर हो चुकी है। जब हाईकोर्ट ने सभी 7 मामलों की सुनवाई को पूर्णिया डीएम के पास भेज दिया है। इस विषय में डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने 45 दिनों के अंदर जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इसीलिए जल्द ही जिला प्रशासन सभी रैयतों को नोटिस भेजेगा। कोशिश होगी कि सभी 7 रैयतों की सुनवाई करके इस मामले का समाधान कर लिया जाए। जब पूर्णिया के जिलाधिकारी ने कहा है कि इस 7 मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा हुआ था, कोविड के कारण भी काफी देर हुई। बीते 9 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने इन सभी 7 मामले को डीएम कोर्ट में भेज दिया। उम्मीद है कि इसके जल्द ही आगे का काम होगा। वहीं एयरपोर्ट्स के जमीन अधिग्रहण मामले के सुलझने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होली के पहले एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। जसीवान और बेतिया के बाद अब गोपालगंज से भी जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की खबर सामने आई है। यहां संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने मौत की वजह स्पष्ट नहीं की है। जब पुलिस सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गोपालगंज के डीएम ने इस पर जाँच करवाने की बात कही है। ये घटना गोपालगंज के 3 अलग अलग गाँव की बताई जा रही है। वहीं और भी कई ऐसे लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही है। यहाँ आशंका जताई जा रही है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस मामले पर वजह स्पष्ट नहीं की है। आपको बता दूं कि सिवान में भी संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि सामूहिक मौत की वजह जहरीली शराब का सेवन है। जहां ऐसी आशंका जताई जा रही है, यहां भी मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई थी। जहां ये सिवान जिले की घटना दरौंदा प्रखंड के डेबर गाँव की है। दूसरी तरफ बीते दिन बेतिया में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। जहां घटना बेतिया अनुमंडल के नौतन थाना क्षेत्र के नौतन खाप टोला की है। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत शराब पीने से हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस बार होली आते आते गर्मी पसीना छुड़ाना शुरू कर देगी। इस बार बिहार में पारा सामान्य से ऊपर स्थिति हो जाएगा। दरअसल बिहार में पछुआ के प्रभाव से मौसम का तल्ख तेवर मार्च में ही दिख रहा है। जब सुबह के समय हल्की ठंड और इसके बाद तेज धूप निकलते ही लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पछुआ के कारण मार्च में ही पटना का पारा 38 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा और अधिकतम पारा 38 से 40 के बीच रहने का अनुमान है। साथ ही वैज्ञानिक का कहना है कि इस बार 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़े के अनुसार 2019 में 31 मार्च को पटना का सबसे अधिक तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2020 में 27 मार्च को पटना का सर्वाधिक तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां 2 मार्च 2019 को सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 17 मार्च 2016 को सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। साथ ही साथ पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के 7 सीटें ऐसी है जिस पर सबसे जोरदार टक्कर देखने को मिला है तथा बहुत कम अंतर से जीत हार हुई है। जब यूपी के 7 सीटों पर हारते हारते बीजेपी बच गई है। उन 7 सीटों के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि यूपी के चांदपुर यानी कि बिजनौर जिला में जो स्थित है उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी ओमवेश ने बीजेपी के कमलेश सैनी को महज 234 वोट से हराया है। बिजनौर के ही नहटोड़ विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के बीच जोरदार टक्कर हुई। यहां बीजेपी के ओम कुमार ने आरएलडी प्रत्याशी मुंशीराम को 258 वोट से हराया है। आपको बता दो कि बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के यानी कि समाजवादी पार्टी के फरीद महफूज ने बीजेपी के शरद अवस्थी को 261 मतों से हराया है। आपको बता दो कि बागपत की विधानसभा सीट पर बीजेपी के कृष्णपाल मलिक ने आरएलडी के जयवीर को 315 वोटों से हराया है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के उमेश चौधरी ने समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी को 315 वोट से हराया है।
दोस्तों बात करते हैं कि समाज सुधार अभियान अब खत्म हो गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में गए और वहां स्थानीय लोगों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके सभी से बातचीत की। इस दौरान वे खासकर अपने पुराने सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों से भी मिले। इस यात्रा के तहत वे 12 मार्च से 14 मार्च तक 3 दिनों में मोकामा, बार, बख्तियारपुर के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन क्षेत्रों में लंबे समय तक सांसद रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता से उनका सीधा संपर्क लंबे अरसे से रहा है। शनिवार 12 मार्च से मोकामा से इसकी शुरुआत हो गई है। मोकामा के कई इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूमे, जहां शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए। 13 मार्च यानी कि आज और कल 14 मार्च को भी अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे और लोगों से संपर्क साधेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो और जमुई सांसद चिराग पासवान ने दावा किया है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का असर बिहार की राजनीति पर भी दिखेगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वर बदलने वाला है, सीएम नीतीश कुमार पीएम की शरण में चले जाएंगे। चिराग पासवान शुक्रवार को भागलपुर ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा की जीत पर चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई। साथ ही इस जीत का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। सीएम नीतीश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि इन 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से कुछ लोग जो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक बनने का दावेदार बता रहे थे, उन लोगों के सपना पर विराम जरूर लगा है। चिराग पासवान इतने भर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि इस जीत से सीएम नीतीश कुमार का स्वर भी बदल जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मापदंड बदल गया है, लेकिन इसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को झारखंड में अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को लॉन्च किया है। जहां मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वे राज्य की सभी 14 सीटों पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने झारखंड में अपनी पॉलिटिकल पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया है। जब बिहार में एनडीए का हिस्सा वीआईपी उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खोल पाया। झारखंड में राजनीतिक पटल पर निषादों की उपस्थिति दर्ज कराने के साथ मुकेश सहनी की इच्छा हिंदी भाषी राज्यों में निषादों का बड़ा नेता बनने की है। यही वजह है कि पहले बिहार फिर उत्तर प्रदेश के बाद अब विकासशील इंसान पार्टी ने झारखंड में दस्तक दी है। विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि निषादों और उनकी सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करा करके आरक्षण दिलाना, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकता में हैं। उन्होंने इशारों में मोदी सरकार की मुफ्त अनाज योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 5 किलो अनाज देकर के पिछड़े समाज को एहसान तले दबाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये उनका हक है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर के लिस्ट जारी कर दी है। यह सूची में 12 कैंडिडेट के नाम है, लेकिन सबसे जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि नेतृत्व ने सारण सीट से अपने सिटिंग कैंडिडेट और तेज तर्रार नेता सचिनानंद राय का टिकट काट दिया है। जब पार्टी नेताओं के कहने पर वे काफी समय से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन आज जब भाजपा नेतृत्व ने लिस्ट जारी की तो फिर उसमें उनका नाम ही गायब था। वैसे भाजपा नेतृत्व ने गोपालगंज से भी सिटिंग कैंडिडेट की जगह नए प्रत्याशी दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विधान परिषद की 12 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। इसके तहत औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह, रोहतास एवं कैमूर से संतोष सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह, सीवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार, पूर्वी चंपारण से बबलू गुप्ता, दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार, बेगूसराय से रजनीश कुमार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से नूतन सिंह, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से दिलीप कुमार जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा ने सारण से अपने सेटिंग कैंडिडेट सचिनानंद राय का टिकट काट दिया है, जबकि वे काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 2015 में सचिनानंद राय सारण से बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार नेतृत्व ने एक नए चेहरे को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत के बाद तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को चेताया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में गरीबों की सरकार बनाने के लिए ग्राउंड पर काम करना जरूरी है, काम करना होगा। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर आरजेडी ने पार्टी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में गरीबों की सरकार बनाने के लिए ग्राउंड
ग्राउंड पर काम करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब जमीन पर काम करेंगे तब जुब्बा सहने का शहादत दिवस मनाने का सफल मनाया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ शराब खोजने में लगी है, सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था, रोजगार, विकास जैसे मुद्दों पर नहीं है। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून पर तंज कसते हुए कहा है कि कानून को अब हवाई जहाज से खोजना पड़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में फंसने पर कहा है कि लालू यादव ने चारा घोटाले की खुद जांच करवाई थी। तो वही लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले मामले में सजा सुनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद ने खुद चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई ने उन्हें ही फंसा दिया। दरअसल तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से यकीन था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने यूपी एग्जिट पोल को आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता बाकी है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा दिखा है वह साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने का संदेश दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा अवसर है। जब पटना हाईकोर्ट में 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली है। जहां आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर पटना हाईकोर्ट के इन पदों पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेतन के तौर पर 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दिए जाएंगे। जो इन पदों की डिटेल्स के लिए पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां इसके लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, अंग्रेजी, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फिर स्टेनोग्राफर पदों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए ग्रेजुएट पास किए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 37 साल तय की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटर एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने इंटर की कॉपियों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जहां हालांकि इंटर टॉपरों की कॉपियों की जांच की प्रक्रिया दोबारा किया जा रहा है। जहां खबर के अनुसार मार्च महीने के अंतिम दिनों में इंटर का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जहां इसको लेकर के बोर्ड के द्वारा तैयारियां की जा रही है। रिजल्ट जारी करने से पहले सबसे ज्यादा अंक पाने वाले परीक्षार्थियों की कॉपियों की जाँच बोर्ड अपने स्तर से भी करेगा। जहाँ टॉपर के कॉपियों की जाँच के बाद बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल बोर्ड ने बिहार के अलग अलग जिलों के केंद्र से सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों के अलग अलग विषय की कॉपियां मंगाई है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड इस साल भी सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बनेगा। जब वही मैट्रिक की कॉपियों की भी जांच तेजी से चल रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है और ये रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जारी करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पंचायतों में काम करने वाले न्याय मित्रों और फिर कचहरी सचिवों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में न्याय मित्रों और कचहरी सचिवों के लिए मानदेय राशि जारी कर दी गई है। खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग ने कचहरी सचिवों के लिए 22,99,22,340 रुपये, जबकि ग्राम कचहरी की न्याय मित्र के लिए 23,97,37,660 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बहुत जल्द पैसों की राशि इनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जनवरी और फरवरी का मानदेय और फीस जारी की गई है। जब पंचायत सचिवों को 6,000 रुपये प्रति महीने, जबकि न्याय मित्रों को 7,000 रुपये प्रति महीने मानदेय उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जनता से कई लोक लुभावने वादे किए हैं। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार यूपी में क्या क्या फ्री देने वाले हैं। तो बात करते हैं कि योगी सरकार यूपी में क्या क्या फ्री देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं कि सरकार बनने पर गन्ना भुगतान 14 दिन के भीतर कराने का वादा किया है। नंबर 2 में है 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। नंबर 3 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है। नंबर 4 विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ा करके प्रति माह 1,500 रुपये करने का वादा किया गया है। नंबर 5 स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित का वादा भी किया गया है। नंबर 6 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया है। नंबर 7 कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त यानी कि फ्री में स्कूटी देने का वादा किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर से 5 साल का इंतजार करना होगा। इस बीच जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव और पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं और सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती है। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नलकूप अब अत्याधुनिक फीचर से लैस गाड़ियों की तरह ही मोबाइल से ही बंद और चालू होंगे। साथ ही मुख्यालय में बैठे अधिकारी नलकूप की खराबी और जल स्तर का भी पता लगा सकेंगे। नलकूप से कितना पानी रोज दोहन हो रहा है इसका भी अंदाजा अधिकारी लगा पाएंगे। नलकूपों को मोबाइल से जोड़ने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसी के साथ हर जिले के एक नलकूप को इस काड़ा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि पटना के अधिकारी नलकूप की खराबी से लेकर के वोल्टेज और पानी की सतह तक पता लगा सकेंगे। जब बिहार के नलकूपों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 2 योजनाएं मंजूर की है। यह योजना विश्व बैंक के पैसे से संचालित हो रही है। जब पहली योजना मोबाइल पंप कंट्रोलर लगाने की है। ये यंत्र बिहार के 3156 नलकूपों में लगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने देश में होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर परिवार के लोग चाहते हैं कि सब साथ रहे। रोजगार की वजह से दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग होली के मौके पर अपने घर परिवार के पास लौटना चाहते हैं। इसलिए अक्सर ट्रेनों में खूब भीड़ भाड़ हो जाती है। कई बार तो टिकटों की मारामारी भी हो जाती है, टिकट मिल ही नहीं पाते। ऐसे में होली की खुशियां अफसोस में बदल जाती है। लेकिन रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल के दानापुर और दुर्ग से पटना के लिए विशेष स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियों में रहने वाले राज्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के सरकार को घेरा है। जहां राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर वे हिंसा पर उतर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह गवर्नर का पद छीने जाने से डरते नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि दिल्ली को मेरी सलाह है कि वह किसानों के साथ ना भिड़े। वे खतरनाक लोग हैं। किसान जो चाहते हैं वे उसे हासिल कर लेते हैं। बातचीत से ही नहीं मिला तो फिर लड़कर ले लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फिर वे हिंसक हो जाएंगे। बिहार, गोवा और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने यह भी कहा है कि वे किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए अपना पद खो सकते हैं। अपनी आवाज उठाने या फिर राज्यपाल का पद छीने जाने से डरते नहीं है। जैसे सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को किसानों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करने की सलाह दी है, जिन्होंने इस संबंध में सरकार से आश्वासन दिए जाने पर पिछले साल दिसंबर में कृषि कानून के खिलाफ अपना साल भर का आंदोलन समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा है कि किसानों को दबाया नहीं जा सकता है। वे जानते हैं कि अपने मांगों को कैसे पूरा करना है। अगर उन्हें दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो फिर वे अपना विरोध फिर से शुरू करेंगे और किसान आंदोलन फिर से उग्र हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 12 मार्च को स्टार्टअप कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। ज्ञान भवन में आयोजित इस कनक्लेव में देश भर से 600 से 700 युवा स्टार्टअप जुटे हैं और बिहार सहित देश में स्टार्टअप के भविष्य की योजना पर चर्चा करेंगे। जब बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से इस स्टार्टअप कनक्लेव 2022 का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टार्टअप कनक्लेव के लिए खास मैसेज भेजा है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से इस स्टार्टअप कनक्लेव 2022 की तृतीय संस्करण के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि कारोबार और व्यापार वर्ग की जरूरतों को समझते हुए सरकार ने कई भविष्योन्मुखी फैसले लिए हैं, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि बिहार स्टार्टअप कनक्लेव 2022 के आयोजन से जुड़े सभी लोगों और फिर प्रतिभागियों को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि इस आयोजन में बिहार सहित देश भर में स्टार्टअप को और तेजी से कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही स्टार्टअप का आने वाला भविष्य क्या होगा, जैसे तमाम मुद्दों और फिर योजनाओं पर चर्चा होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बाल झड़ने की समस्या को लेकर के सभी परेशान रहते हैं। इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आजकल इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ही लापरवाही मौत की वजह भी बन सकती है। ऐसा ही हुआ है पटना के बीएमपी जवान के साथ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बीएमपी में पोस्टेड मनोरंजन पासवान नाम के सिपाही की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले जवान मनोरंजन पासवान राजधानी पटना के
बोरिंग रोड में स्थित एक क्लिनिक में अपने हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उनका शरीर इस ट्रीटमेंट के दौरान काला पड़ने लगा था। जब फिर तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर उन्हें आनंद फानन में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। जब मनोरंजन गया में विशेष सशस्त्र पुलिस में तैनात थे। इस घटना के बाद परिजन हंगामा करने लगे। वो स्किन केयर क्लिनिक की लापरवाही बता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा 2022 की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से 24 मई तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक होगी। जब पूरी डेट शीट cbse.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। मुख्य विषयों की परीक्षा 2 घंटे की होगी। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जब कुछ परीक्षाएं 10:30 बजे से 12 बजे तक भी होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जब सीबीएसई की टर्म 2 परीक्षा बचे हुए 50% सिलेबस के लिए आयोजित होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीत गई है। पूरे देश में हालात गंभीर है और यूपी में कोरोना का प्रबंध कैसे हुआ ये सबको मालूम है। 5 में से 4 चुनावी सूबे में बीजेपी की जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन था, जहां इस बीच पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए भावी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान राज्यपाल से मिले। इस बीच सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया है कि यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बुलावे पर आ रहे हैं, जबकि होली के बाद यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अपने मतों की वृद्धि का कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही करीब 37 वर्षों बाद लगातार दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल करने और फिर लाभार्थी योजना के जातियों की गोलबंदी का का संदेश दिया है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि चुनाव में जाति गोलबंदी तोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई व्यक्तित्व के साथ ही डबल इंजन सरकार की लाभार्थी योजना का प्रभाव रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।